नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहे होंगे। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। अभी डेट नहीं आई है, पर आप तो पूरी तैयारी के साथ रहो। साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं वो उसमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा कि अपनी इस पढ़ी हुई साइंस में से नहीं आता हो। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास लेते रहिए और क्लास को कभी मिस ना करें। ओके दोस्तों। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है वायु और जल दाब। ठीक है, वायु का दाब कैसा होता है और जल का दाब कैसा। हमारा वायुमंडल भूमि पर दाब बनाता है, जिससे दाब पैदा होता है और इसे ही हम वायु दाब कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे जैसे वायुमंडलीय दाब होता है, हमारे वायुमंडल ही भूमि पर दाब बनाता है, जिससे दाब पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, यह पृथ्वी के सबसे निकट वायु दाब से सबसे प्रबल होता है। जहाँ वायु दाब की मोटाई अधिक है, ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल विरल हो जाता है। यानी अपन ऊंचाई में जाएंगे या नीचे जाएंगे, ऊपर जाने पर भी अपने दाब क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है दोस्तों, और नीचे जाएंगे तो भी हमारा दाब क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात कि माउंट एवरेस्ट की बात आती है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां वायुमंडलीय दाब बहुत कम है। इसलिए पर्वतारोही और आमतौर पर अपने साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन ले जाते हैं। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी अपन ऊंचे या पर्वत या पहाड़ या माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। जितनी ऊंचाई पे जाएंगे अपन, उतनी ही ऊंचाई पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब आप सोचते होगे कि सर, जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं, तो दोस्तों प्लेन में ये सुविधा दी जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वहाँ के लिए जो यात्री पैसेंजर होते हैं उनको क्या होती है, सुविधा दी जाती है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ उन्हें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है। वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं। जेट वायुयान अक्सर समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां मनुष्य को सांस लेने के लिए विमान के बाहर का वायु दाब कम होता है। इसलिए विमान के अंदर वायु प्रेशर ज़्यादा रखा जाता है, ताकि यात्री सही ढंग से सांस ले सके, श्वास ले सके। ठीक है दोस्तों, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि वहाँ वायुमंडलीय दाब मेंटेन करके रखा जाता है प्लेन वगैरह में। तो वहाँ पे क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, कम नहीं होने दिया जाता है। अब बात आती है आगे। देखो, यहाँ ये क्या बता रहा है कि जल के तल के संदर्भ में भी यह सत्य है। समुद्र तल के तल पर ऊपर की पूरी तरह जल राशि का भार अत्यधिक दाब उत्पन्न करता है। समुद्र के नीचे 33,000 फीट यानी 10,000 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव समुद्र तल से 1,000 गुना अधिक होता है। क्या होता है, 1,000 गुना अधिक। अर्थात मतलब जैसे जैसे अपन समुद्र के अंदर जाएंगे ना, तो अपने ऊपर दाब प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब में हमारे ऊपर वायु के का माप है। अब क्या होता है कि वायु दाब वायुमंडल में हमारे ऊपर वायु के भार का माप। मतलब मेन बात क्या होता है कि जैसे अब अपन वायुमंडल में घूम रहे हैं, तो हमारे पास वायुमंडलीय दाब है। लेकिन जब अब जैसे जैसे समुद्र के नीचे जाएंगे, तो पानी का दाब भी हमारे ऊपर ही रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है कि देखो, हम बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, जो हमें मौसम का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। मौसम के साथ वायु दाब बदलता है। उच्च दाब ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, साफ मौसम निम्न दाब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। देखो, कभी कभी भी आप देखना दोस्तों कि जो उच्च ठंडी हवा होती है ना, ठंडी हवा वो हमेशा नीचे आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब अपने रूम में एसी लगा होता है ना, जब अपने रूम में एसी लगा होता है, तो एसी के पास या ऊपर आप देखोगे ना, तो वहाँ भी उतना ही ठंडा रहता है जितना कि आप नीचे छत पे देखोगे।
ठीक है दोस्तों। तो ये कहना क्या चाहता है कि ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। ठंडी हवा क्या होती है? नीचे की ओर आती है। ठीक है। तो आप कभी भी एक काम करना, जैसे मान लो किसी गेट के नीचे अगर गैप हो और उस कमरे में अगर एसी चल रहा हो, तो आप नीचे से देख सकते हो, नीचे से बिल्कुल ठंडी हवा आती है। फिर उसी उसी में क्या है कि देखो, निम्न दाब में अगर दाब निम्न है, दाब उच्च है तब तो ठीक, अगर निम्न दाब है तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, मेघ और वर्षा। ठीक है दोस्तों। बैरोमीटर का आविष्कार 1643 में इवेंजेलिस्टा टोरिसेली नामक एक इतालवी वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता रखना है कि हम बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। किसको याद रखना है? आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि हम बैरोमीटर से वायु दाब क्या मापते। ठीक है दोस्तों। तो ये अपन को याद रखना है प्रॉपर तरीके से। अब आता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है दोस्तों? ये अपन पढ़ेंगे। देखो, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र जल में लहरें पैदा करते हैं, जिन्हें ज्वार भाटा कहते हैं। जिन्हें ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार। देखो दोस्तों, क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर अपने गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र में जल की लहरें पैदा करती है। ठीक है दोस्तों। उससे क्या होता है कि जल की लहरें उठकर आती हैं बहुत तेज, तो उन्हें ज्वार कह देते हैं अपन। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। मेन बात यह कहना चाहता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो क्या करता है कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, अपनी ओर खींचता है। या तो ग्रह हो, पिंड हो, वस्तु हो, कोई भी हो, अपने केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करता है। गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों और सूर्य के चारों ओर कक्षा में रहता है। देखो, क्या है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह, सूर्य वगैरह ये चक्कर लगा रहे हैं, तो ये किसके कारण लगा रहे हैं? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, और सभी कक्षाओं में रहता है गुरुत्वाकर्षण। फिर बात आती है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? 1666 में आइजैक न्यूटन ने पहली बार गणितीय रूप से गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन किया, जिसे न्यूटन के सार्वभौमिक गुण के गुरुत्वाकर्षण के नियम बने। ऐसा कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्हें विचार आया जब उन्होंने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। उन्होंने क्या सोचा दोस्तों? जब वो न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो अचानक ऊपर से एक सेब नीचे गिरा। तब उन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? ऐसी कौन सी शक्ति है जो यहाँ नीचे आती है? ये ऊपर भी तो जा सकता था, इसके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने खोज करी, तब उन्हें लगा कि गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसी चीज है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की यदि अगर अपन बात करें, तो वो क्या है दोस्तों? कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, देखो ये कहना चाह रहा है कि देखो, यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो m1 की कोई वस्तु है और m2 की कोई वस्तु है। ठीक है। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और उनके बीच दूरी कितनी है? r। अगर देखो उन दोनों के बीच में दूरी r है, तो f यानी बल कितना लग रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, उनके बीच दूरी आर स्क्वायर रहेगी। तो यानी उसका सूत्र क्या हो गया? एफ इजिकल टू एफ समानुपाती m1 m2/r²। ठीक है दोस्तों। ये क्या? फोर्स। फिर यहाँ से देखो फोर्स यानी बल, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या आ गया? एफ इजिकल टू g m1m2/r²। ठीक है। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एक कांस्टेंट नियतांक, कांस्टेंट है ये। ठीक है। जी क्या है? एक कांस्टेंट है। तो देखो, जी का जो मान है ना, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। यानी न्यूटन तो क्या है? किसका है? बल का। मीटर स्क्वायर हो गया, और किलोग्राम स्क्वायर किसका हो गया? द्रव्यमान का। जी का मान हेनरी कैवेंडिश द्वारा याद किया गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है कि जी का मान हमें किसने दिया था। तो जी का मान हमें दिया था, जी का मान हमें हेनरी कैवेंडिश द्वारा ज्ञात किया, या ज्ञात किया। यहाँ किसी पिंड का भार, वेट ऑफ ए बॉडी, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया पिंड पर आकर्षण बल पिंड का भार कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, मेन बात क्या है कि पृथ्वी के द्वारा लगाया पिंड पर आकर्षण बल। देखो, अगर मान लो मैं किसी भी चीज को जैसे उठा रहा हूं,
और मैं कितना बल लगा रहा हूं उसको उठाने में, जितना मैं बल लगा रहा हूं ना उतना ही उसका द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान यानी भार है उसका, सॉरी, जिस चीज को मैं उठाने में या किसी चीज को अपनी ओर खींचने में जितना अ, बल लगा रहा हूं मैं, वो उसका क्या है, वेट यानी भार है वो उसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन ने यहाँ देखा कि जी एफ एम, मतलब यहाँ देख लिया अपन ने कि एक तो देखो, एक तो स्मॉल एम रहेगा, क्योंकि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी की तुलना में हमारा वजन बहुत ही कम है, तो यहाँ स्मॉल एम, और वो क्या, एफ इजिकल टू एम ए, यानी बल ये हो गया, तो यहाँ से काटा तो जी इजिकल टू कितना हो गया, 9.8। ठीक है, जी इजिकल टू स्मॉल जी बराबर कितना हो गया, 9.8। देखो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कैपिटल जी का मान यहाँ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी का मान यह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन को देखते हुए चलना है। फिर बात आती है, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, यानी इसको 5.97 को 6 भी मान सकते हैं अपन, लेकिन एग्जैक्ट आपको ये याद करना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में कोई भी चीज़ मिल सकती है, तो यानी 5.97219 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, पृथ्वी की अगर त्रिज्या की बात करें तो 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर, और अगर डायमीटर की बात करें तो ये 12,742 है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ द अर्थ 6371 है, और अगर डायमीटर यानी व्यास यानी त्रिज्या का दुगना होता है तो वो क्या है, 12,742। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं जो इसके परिधि होती है दोस्तों, ये इसकी परिधि है। ठीक है, पृथ्वी की जो ये परिधि है, जी का मान क्या होगा यहाँ पर, जी का मान क्या होगा, जी का मान ऊंचाई, ऊंचाई पर जी का मान कम होगा, गहराई पर जी का मान कम होगा, और केंद्र पर जी का मान 0 होगा, स्मॉल जी का मान की बात कर रहा है ये। और ध्रुव पर जी का मान क्या होगा, अधिक होगा, ध्रुव, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना दोस्तों, वो एक अंडाकार है। किस कैसी है, अंडाकार, देखो ऐसी है, ऐसी ऐसी है इसकी शेप है, वो ऐसी है, तो यहाँ एक ध्रुव है, यहाँ एक ध्रुव, तो ध्रुवों पर जो जी का मान होगा ना, जी का मान वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि ध्रुवों पर जो जी का मान होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जी का मान ज़्यादा होगा। भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा ये, यहाँ क्या होता है, जी का मान बहुत ही कम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको दे दिया, जी का मान जो ऊंचाई पर कम होगा, गहराई पे भी कम होगा, और केंद्र पर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, ध्रुवों पर 9 होगा। ठीक है, और चंद्रमा पर 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आगे अपन देखते हैं, देखो आगे अपन देखेंगे, तो ये देखो, ये बता रखा है हमें कि देखो, जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर एवं गहराई दोनों जगह जाने पर घटता है। जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, जी का मान ध्रुवों पर, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। कौन से, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है, जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर गहराई एवं दोनों जगह जाने पर घटता है। जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है, और जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है? फिर यहाँ देखो, गुरुत्वाकर्षण कैसे मापा जाता है। ग्रेविटी से किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रबलता का मापन है। गुरुत्वाकर्षण को आमतौर पर त्वरण की इकाइयों में मापा जाता है। त्वरण का मानक इकाई मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देख लिया था ये। ठीक है, मील्स का मतलब ये हो गया। फिर बात आती है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण प्रबल होता है, प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण प्रबल होता है, प्रकाश से बच नहीं सकता। भारहीनता क्या है, भारहीनता भार की अनुभूति का पूर्ण अभाव होना, कि हमारे पास को भार नहीं लगना ही भारहीनता है। ठीक है दोस्तों,
इसे शून्य भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? शून्य भी कहा जाता है। इसे शून्य जी बल भी कहा जाता है। स्पेस हो गया, फ्री फ्लेनिंग होगी, वेट इन लिफ्ट हो गया। देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है ये, कि जैसे मान लो यहाँ देखो, यहाँ इसने कहा कि वेट जो होगा ना लिफ्ट में अगर ऊपर जा रही है तो ए होगा, ठीक है, नीचे आ रही है तो भी ए होगा, और ये एकदम से अगर टूट गई है तो ये जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसने बता दिया है। अब यहाँ देखो पलायन वेग के बारे में बताया गया। पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग देखो, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र के पार कर जाता है। देखो अगर मान लो मैं किसी पिंड को अगर उस स्पीड से फेंक रहा हूँ कि वह उसके जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को अगर पार कर जाता है तो वो क्या होता है, उसके लिए पलायन वेग वापस नहीं आता। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11,186 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 40,270 किलोमीटर, ये इसका क्या है, पलायन वेग है 11.186, ये इसका क्या है, पलायन वेग है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। ये हो गया विभिन्न ग्रहों के लिए जो पलायन वेग है वो अलग अलग है। यहाँ आपको समझाया गया है कि विभिन्न ग्रहों के लिए जो पलायन वेग है वो अलग है। अर्थ के लिए ये है, मून के लिए ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें अपन को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सन के लिए, सूर्य के लिए भी बताया गया है, ये सूर्य के लिए है, ये मरकरी के लिए है, ये वीनस के लिए है, और ये मार्स के लिए। आपको सिर्फ इसका रखना है, पृथ्वी और चंद्रमा का आपको पलायन वेग रखना है। और ये पलायन वेग का जो सूत्र है V=√2gm/r²। जी कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11, ये -11। कक्षा वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी ये आपको बता ही दिया गया। पलायन वेग =√2 इंटू कक्षा वेग, ठीक है। VC=√2V हो गया। ओके दोस्तों, ये आपको बता रखा है। अब वैज्ञानिकों का योगदान इसमें बता रखा है कि देखो वैज्ञानिकों का योगदान की क्लॉडिस टॉल्मी ने ब्रह्मांड के भूकेंद्रीय मॉडल का चित्रण किया। निकोलस कोपरनिकस द्वारा ब्रह्मांड हेलियोसेंट मॉडल बनाया गया। ठीक है, और ये टाइटेनिक प्रणाली हो गई दोस्तों, ये हो गई, ये कक्षा हो गई, घूमती है वो। ठीक है, इसके बाद अपन ये देखते हैं ब्रह्मांड के। ठीक है, इसमें क्या देखो इंपॉर्टेंट, ब्रह्मांड का गैलीलियन होता है दृश्य एवं पृथ्वी होता है। पृथ्वी के केंद्र में हटाकर सूर्य को रखा गया। ठीक है, ये तो सूर्य है। तरल पदार्थों की अगर बात करता है ये, तरल पदार्थों की गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखो घनत्व या द्रव्यमान, डेंसिटी और मास। किसी तरल का घनत्व या द्रव्यमान उसके आयतन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार किसी तरल के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व। यानी डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम हो गया, अर्थात वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी हो गई। मास इजिकल टू डेंसिटी बटे वॉल्यूम। ठीक है, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, 21 हो गया। और ये देखो इसे प्रतीक P द्वारा दर्शाया जाता है। घनत्व का व्युत्क्रम विशिष्ट आयतन होता है, विशिष्ट भार या घनत्व। ठीक है, विशिष्ट भार या घनत्व, किसी द्रव का विशिष्ट भार या घनत्व, भार किसी द्रव के उसके आयतन के बीच अनुपात होता है। विशिष्ट गुरुत्व क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है दोस्तों, ये बता रखा है। विशिष्ट गुरुत्व को तरल घनत्व और मानक घनत्व के अनुपात के रूप में बताया था। RD बराबर विशिष्ट घनत्व यानी घनत्व बटे वाटर डेंसिटी, RD गैस के लिए, घनत्व बटे एयर डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है, विशिष्ट गुरुत्व को घनत्व और मानक तरल के रूप में अनुपात में परिभाषित किया जा सकता है। द्रव के लिए मानक तरल जल है और गैस के लिए मानक तरल क्या है, वायु है। ठीक है, ये यहाँ से गैस के लिए तो अपन वायु यूज में लेंगे और द्रव के लिए वाटर यूज में लेंगे। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद ये संपीड़िता को दर्शा रखा है ना, कि संपीड़िता क्या है। संपीड़िता देखो, संपीड़िता को दाब में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये वाटर हो गया। गैस अत्यधिक संपीड़ीय होती है, तरल और आमतौर पर असंपीड़ीय होते हैं। मतलब गैस क्या है, अत्यधिक संपीड़ीय होती है। ठीक है, आदर्श गैस क्या होती है उसको समझाया गया है कि आदर्श गैस क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो, यदि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य है तो गैस आदर्श गैस होगी। आकर्षण बल अगर शून्य हो गया तो वो क्या होगी, आदर्श गैस। एक गैस उच्च तापमान और कम दबाव पर एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है, और टेम्परेचर अगर उसका अधिक हुआ और उसका अगर प्रेशर कम हुआ तो वो क्या होगी, एक आइडियल गैस होगी। क्या होगी दोस्तों, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। दूसरी बात, बीच आकर्षण बल शून्य हो तो गैस आदर्श होगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, यहाँ भी अपन को ये दे रखा है कि आदर्श गैस क्या होता है। आदर्श गैस देखो, आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस नियम एक आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण जो निम्नानुसार P इक्वल टू nRT। दोस्तों इस समीकरण को आप ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। P का मतलब होता है प्रेशर यानी दाब, V का मतलब होता है वॉल्यूम यानी आयतन, N का मतलब गैसीय पदार्थ की मात्रा मोल में हो गया, T का मतलब टेम्परेचर हो गया, और R बराबर गैसीय स्थिरांक। यानी गैसीय स्थिरांक की बात करें तो R इक्वल टू 8.3145, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। चार्ल्स का नियम क्या कहता है गैस के बारे में। अब चार्ल्स का नियम कहता है गैस के बारे में कि यह नियम बताता है कि एक आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन एक नियत दाब और उसके ताप के समानुपातिक है। ये कहना था आयतन एक नियत दाब, अगर P उसका कांस्टेंट है ना तो आयतन उसके तापमान के समानुपाती होगा। ये किसने कहा, चार्ल्स ने कहा। चार्ल्स ने कहा V समानुपाती T होगा और उसका P क्या होगा, कांस्टेंट। P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, जो V समानुपाती T होगा। ठीक है, P अगर कांस्टेंट है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये उदाहरण किसने दिए, चार्ल्स ने दी है। चार्ल्स ने ये बताया था कि P इजिकल टू P समानुपाती T होगा। फिर बात आती है बॉयल का नियम। ठीक है, बॉयल का नियम, यह नियम बताता है कि एक आदर्श गैस के लिए द्रव्यमान दाब स्थिर तापमान पर आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहना चाहता है कि जो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो जो, अगर मान लो जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये कहना चाहता है कि P समानुपाती 1/V होता है। यानी दाब जो होता है ना वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम बताता है कि एक आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का दाब स्थिर तापमान पर उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी PV इक्वल टू MRT होता है, या P समानुपाती 1/V होता है। ये कौन कहता है, बॉयल कहता है। फिर गैलोसा क्या है, फिर गैलोसाक ने कहा कि गैलोसाक का नियम कहता है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब गैस के तापमान के समानुपाती होता है। तो यानी ये इसने P इक्वल टू MRT दे दिया, ये हो गया, और P समानुपाती T बता दिया। इसने किसने बताया, गैलोसाक ने। गैलोसाक ने ये बता दिया। इसके बाद तरल पदार्थों के गुणों की बात करें तो देखो, शांतता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होता है। एक द्रव ठोस के सापेक्ष चलता है, या जब जो द्रव पदार्थ एक दूसरे के सापेक्ष चलते हैं तो गति के लिए तरल पदार्थ या आंतरिक प्रतिरोध को शांतता कहते हैं। यानी मेन बात क्या होता है कि जो विस्कोसिटी होती है ना, शांतता, वो क्या होता है, बहने का गुण होता है। अगर कोई तरल जल्दी बह रहा है या पतला है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, यानी क्षांतता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फिर बात करता है ये उत्प्लावन बल के बारे में। जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है उस पर ऊपर की ओर कुछ बल लगता है। यानी मेन बात क्या है कि जब अपन किसी लकड़ी के टुकड़े को अगर उसमें डुबोएंगे ना तो उसके ऊपर की ओर क्या है, एक बल लगता है। जब अपन, जैसे मान लो बाल्टी है, अगर कुएं में से बाल्टी की, पानी की बाल्टी अगर खींचते हैं तो जब तक वो पानी में रहती है तब तक तो हमें बिल्कुल ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाल्टी बाहर निकलती है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो लग रहा था पहले पानी में, अंदर में जो बाल्टी थी उस पर जो फोर्स लग रहा था वही क्या था, उत्प्लावन बल था, बायंसी फोर्स था वो। ठीक है दोस्तों, यानी वास्तविक भार mg है तो आभासी भार क्या होगा, mg माइनस FB होगा। ओके दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये अपन देखते हैं कि एक तैरती हुई वस्तु अपने स्वयं के भार के बराबर जल की मात्रा को विस्थापित करती है। मेन बात क्या है, जैसे ही अपन किसी टुकड़े को उसके अंदर डालेंगे ना, पानी के अंदर, तो वो जितनी उसके मतलब उसके भार के बराबर वो पानी बाहर निकाल देंगे। जैसे मान लो आपने कोई गिलास भर के रख दिया पानी का, उसमें अगर मान लो आप कुछ भी वस्तु डालोगे,
और अगर वो वस्तु उसमें तैर रही है या डूब गई तो उसके भार के बराबर पानी बाहर निकाल देगी। ठीक है दोस्तों, यही क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। ये केस क्या था दोस्तों, आज यानी उत्प्लावन बल बराबर विस्थापित तरल का भार हो गया। उत्प्लावन बल क्या हो गया, mg। ठीक है, प्लविन शीतल हो गया, एक तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड हो गया, द्रव की सतह पर उठकर तैरता है जब पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। मेन बात क्या कहना चाहता है ये जो कहना चाहता है ना वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये कहना चाह रहा है, देखो, एक तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड द्रव की सतह पर उठकर तैरता है जब पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा। अगर द्रव का घनत्व, पिंड का घनत्व अगर कम है और द्रव का घनत्व ज्यादा है तो उसके ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। जब द्रव में किसी बिंदु पर विराम अवस्था में रहता है तो उसका घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होता है। अगर मान लो वो जल के अंदर किसी पॉइंट पे रह गया तो द्रव का घनत्व और वस्तु का घनत्व क्या हो गया, पिंड का घनत्व बराबर हो गया। और अगर मान लो जब इसका घनत्व द्रव के घनत्व में अधिक होता है तो नीचे की ओर डूब जाए। जब अगर मान लो किसी पिंड का घनत्व ज्यादा हुआ और द्रव का घनत्व कम हुआ तो वो उसके अंदर डूब जाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अगर उसके ऊपर डालोगे ना तो वो तैरता रहेगा क्योंकि उसका घनत्व उससे कम है। लेकिन एक छोटी सी लोहे की कील अगर उसमें डाल दी आपने तो वो डूब जाएगी क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, उसका घनत्व क्या है, ज़्यादा है। आयतन कम, घनत्व ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये आपको समझा रखा है प्रॉपर तरीके से इसने, इन्होंने। फिर उसके बाद ये बता रखा है अपन ने, इन्होंने क्या बता रखा है कि प्लवनशीलता, प्लवनशीलता क्या है, यदि वस्तु तरल में कम घनी है तो बल वस्तु को तैरता हुआ रख देगा। ठीक है, मेन बात वही उत्प्लावन बल की बात बता रहा है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे देखो इसका क्षेत्रफल कम था, कील का क्या है, क्षेत्रफल कम है तो ये डूब गई। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा था तो ये तैरता रहा। कॉर्क तैर रहा है जबकि कील डूब जाती है क्योंकि कील तो इससे भी पतली है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम था, वॉल्यूम कम था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपकी क्लास रही और इस बहुत अच्छी क्लास रही दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आप क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अच्छे से पढ़ते रहोगे, अच्छे से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ गया है दोस्तों और अपन को साइंस का मतलब बराबर की टक्कर देगा साइंस, इसलिए हमें साइंस को भी एक साथ लेके चलना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।